नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। इस वीडियो हम लेकर आए हैं आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 2023 का जो पेपर है वो कैसे उसका कैसा पैटर्न है, कैसा क्या रहेगा और ये पेपर 2023 में सोल्व कैसे करना है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम गवाए। आपका अब एग्जाम आने वाला 10 तारीख को, जैसा कि आपका एग्जाम है तो आपको फुल प्रिपरेशन करनी है आपको, ठीक है, ताकि आप आराम से इस एग्जाम में पास हो सके। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन अपना हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 है, किससे संबंधित है? तो यह है गोद लेने के प्रभाव से। ठीक है, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका पीआईएल के रूप में विचारणीय नहीं होंगे? तो अगर कोई मकानदार या किराएदार के मामले हैं, जो सिविल मामले होते हैं, ये सिविल मामला है, तो ये जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है अपना, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि न्यायमूर्ति पीएन भगवती जो है वो भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? देखिए, पीआईएल लगाने का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी ख्याति प्राप्त करे या संपत्ति बनाए, ठीक है, ये उसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मतलब सेल्फ चीज जो अगर बढ़ानी है, ख्याति प्राप्त करनी है, तो उसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। उसकी मदद होता है कि लोगों की मदद करना। पांचवा क्वेश्चन है, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मूल मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया, तो वो क्या था? वो था त्वरित न्याय का अधिकार। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है? आप सभी को पता है, रिटें आपने पढ़ी हुई 5 रिट होती है, तो 5 रिटों को एक बार आपको अच्छे से वापस पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है यहाँ। जैसे पूछ लिया कि सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है, कौन सी रिट है वो? तो वो है अधिकार परीक्षा याचिका। रीड्स बनाओ वर्ल्ड विन का केस किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक न्याय से। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। 8 का क्वेश्चन है अपना, ओडी एल्ट्रम पैट्रम का अर्थ क्या है? तो ये कुछ सूत्र है, वो भी आपको एक अलग से कॉपी में नोट में बना के लिखना है, ताकि उस समय आप पढ़ सके और आपको याद हो सके। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब होता है एक व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर कि अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए खालिस्तान दे रखा है के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। तो आपको बता दूं, अधिकता अधिनियम जो एडवोकेट एक्ट है 1961 के अंतर्गत ये सारे कुछ नियम बने हुए हैं। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? देखिए, अगर कोई भी पत्नी 3 महीने से कम समय में अलग अलग, अगर कोई भी जोड़ा पति पत्नी 3 महीने से कम समय में अगर अलग अलग रह रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हम तलाक लेंगे, क्योंकि ये तलाक का आधार नहीं है। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? तो यह है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 की में। 12वां क्वेश्चन है, यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाए गए राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यतीत हो, तो आदेश प्रेषित करने की तिथि के 60 दिनों के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है कि ABC को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर नियम में परिवर्तन करके और पारित करके किया जा सकता है, तो वह है विशेष प्रस्ताव। नए गर्मिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है, तो वह कंपनी विधि से। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT को अपील नियत है, तो वह 5A जो एक सेक्शन है उसमें। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है वो 50A क्लोज G जो मामला मतलब सेक्शन है वो मौलिक कर्तव्य है। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। श्री ए जो एक नियंत्रक या निर्णय ऑफिसर के आदेश से पीड़ित था, उसने साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण को एक अपील की। बाद में साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित ए से अपील कर सकते हैं केवल हाई कोर्ट में। 18वां क्वेश्चन है कि श्री एक्स जो श्री वाई एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आश्रित है, IT अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा। एड्रेस प्राप्तकर्ता। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है, वो है 7। देखिए, 20वां क्वेश्चन है कि नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सके उस भाषा में होनी चाहिए। एक तो वो तो अंग्रेजी में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि उस भाषा में होगा जो वहां पर लोग समझ सके। एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है, जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो 1 दिन में 3 घंटों से अधिक न होना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था? तो वो है प्रताप नारायण वर्सेज वाई पी राहेजा। 23वां क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति तक पहुंचने का सही तरीका क्या है? पहले एफआईआर होगी, फिर याचिका होगी, फिर बीमा कंपनी को सम्मन जाएंगे। ठीक है। यूबीआई जिस ISIB आईडीएम रेमिडम मैंने आपको बताया, जहां शक्ति है जहां अधिकार है वहां उपचार है, ये भी होता है जहां शक्ति में उपचार है का सिद्धांत एच वे बनाम वाइट से संबंधित है। चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की ओर। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित एक ऐतिहासिक केस है? तो है डेमनम साइन इंजुरिया। 26वां क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाए गए रुपए से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है। तो वो है 10 करोड़। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता है वो है 10 करोड़। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील राज्य आयोग को हो सकती है। देखिए, जिला आयोग की होगी राज्य आयोग को, राज्य आयोग की अपील होगी राष्ट्रीय आयोग को। ठीक है। फिर राष्ट्रीय आयोग की होगी उच्च न्यायालय को। राष्ट्रीय आयोग से तो कोई होगा ही नहीं। फिर एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की शर्त क्या है? वह है 182 दिन या उससे अधिक अगर वो भारत में रह रहा है तो ये शर्त है। 29वां क्वेश्चन है, श्री कपूर ने जनवरी 2021 में ₹80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय खरीदा। उन्होंने ये मकान अप्रैल 2022 में 94 लाख रुपए में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त लाभ के 14 लाख रुपए पर निम्नलिखित में किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा? तो यह पूंजी लाभ से आय। 30वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है, वो क्या बोलाएगा? अधिभोगी कहलाएगा। 31वां क्वेश्चन है, यदि फैक्ट्री 1000 से ज्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त सेफ्टी ऑफिसर, सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। 32वां क्वेश्चन चलता है, बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना है और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय लीजिए। ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई अपराध करने के लिए उकसाता है या करता है तो वो खुद के दम पर ऐसा कर रहा है, ना कि किसी पर ये जैसा बता रहा है कि वो उसको क्षतिपूर्ति वहन कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी कहने पर कोई काम कर रहे हो तो उसके उत्तरदायी आप होते हो, वो नहीं होता। वो भी सजा का पात्र है, लेकिन आप भी सजा के पात्र होते हो। 33वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्ति या निहित प्राधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित एजेंट कहलाएगा। ध्यान रखिए, क्या बता रहा है कि एक एजेंट जिसे एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है कि एक निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई तभी डिग्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन में या कार्य की स्वीकृति से को लागू कर सकता है जो वादे के अधिकार से विपरीत हो सकता है। वो है चिरस्थायी आईपीसी। ठीक है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिए गए तरीके से भी प्राप्त कर सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो स्पेशल रिलीफ एक्ट है वो सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होता है, ना कि क्रिमिनल मामलों में, ना किसी दंडिक प्रकृति के मामलों में। वो सिर्फ सिविल मामलों में ही लागू होंगे। 36वां क्वेश्चन है, जहां बंधककर्ता बंधक की संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है। यह लेन देन भोग बंधक कहलाता है। ठीक है। अब 37वां क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, इसको मैं आगे बढ़ रहा हूं। वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हो, पढ़ लेना इसको। बढ़ते हैं अपने 38वें क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है। तो जीएसटी स्लैब आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी सबसे पहले 0% होती है, फिर 5%, फिर 12%, फिर 18% और 28%। यह इसका स्लैब है। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित प्राक्रम्य लिखित नहीं है? वचन पत्र एक प्राक्रम्य लिखित होता है, विनिमय पत्र होता है, चेक होता है, बिलिंग रसीद जो होती है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है। 40वां क्वेश्चन आप आराम से खुद वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं बढ़ता हूँ 41 क्वेश्चन की ओर। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार
अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है के अलावा कोई भी व्यक्ति, यह सभी। 42वां क्वेश्चन आ रहा है अपना कि ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो सकता है? तो पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल इसका रजिस्टर्ड हो सकता है। बढ़ते अपने 43, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे आईपीआर का के नहीं है? तो है ऐतिहासिक संकेत। 44, निम्नलिखित में से किस वाद में ये निर्णित किया गया कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य है? मोहरी बीबी बनाम वर्सेस धर्मदास घोष के मामले में कहा गया किसी भी अवयस्क है उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो शुरू से ही शून्य होता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से घोषणात्मक डिग्रियों के संबंध में सही है? तो आपको देखना है कि उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है, ये व्यक्तिगत प्रकृति का है, तो इसमें गए जो आंसर वो सही है। 36वां क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से 1985 के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 52वें संशोधन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन से बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार का भंग करता है तो वह शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है। वह है मोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारत में समान नागरिकता संहिता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 49वां क्वेश्चन है, यदि अनुच्छेद 19 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास ये है। बढ़ते हैं इसके 50वें क्वेश्चन की ओर। जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वर्लित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए या अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम सदस्यता 5 होगी। 51वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। किसी भी व्यक्ति को 301 के अनुसार, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार 13 के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा कानून नहीं है? तो आपको बता दो, रूढ़ी या प्रथा को कानून नहीं होती है, रिवाज होता है। 53वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संबंधित है? अनुसूची 7। भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है? ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को भी नहीं मिला, तो आप देख लीजिए, आपको मिलता है, सर्च करके देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? ये भी आप अपनी तरफ से देख लीजिए, इसमें क्या सही है। 56वां क्वेश्चन है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा कहां पर दिया गया? तो मैं आपको बता दूं, जो डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस, उसकी प्रतिरक्षा का अधिकार आपको जो आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 106 इसमें आपको खुद व्यक्ति के शरीर को और संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दे रखा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है, तो इन सभी में। 58वां क्वेश्चन है, खालिस्तान दे रखा है के स्थान यदा उपबंधित अनुसार माता के घर में कार्य हत्या मानववध नहीं है। देखिए किसी महिला का गर्भ में अगर किसी बालक की हत्या होती है या होता है तो उसे धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार उसे वध नहीं माना जाएगा। 59वां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो 2 वर्ष अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना दोनों से 2 वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। 60वां क्वेश्चन है अपना, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक संज्ञेय और अजमानती अपराध, एक कॉग्निजेंस ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ये अपराध है। 61वां क्वेश्चन है, ए अग्निशास्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेंगे यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है। एक किस लिए दोषी है? तो वो दोनों, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध, दोनों का विरोधी है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A, ये आपको जानना है कि क्या क्या है। मैं आपको बता दूं, अक्स होता है वो 10 होता है, डबल अक्स होता है 20 होता है, आई जो होता है आई नहीं है, फर्स्ट है ये, तो 10 10 20 21 और ए है जो कै होता है, तो 21A के अंतर्गत तर्क सौदे के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत
एक दंडनीय अपराध है यदि वह 7 वर्ष से ज्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली हो। ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसे बालक द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो अपराध नहीं माना जाता। देखिए 7 वर्ष से कम किसी भी बालक का अपराध नहीं माना जाता, और 7 वर्ष से ज्यादा परंतु 12 वर्ष से कम का आयु जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली हो, ऐसे बालक का अपराध दंडनीय है और वह बालक द्वारा, ये 82 और 83 के अंतर्गत दंडनीय है। 64वां क्वेश्चन है, दंड दायित्व की 2 आवश्यकताओं और शर्तों के नाम दीजिए। दोषी मन का होना, इंटेंशन का होना, और रॉन्गफुल एक्ट का होना, अवैध कार्य। 65वां क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित है? तो धारा 61 से 90। 66वां क्वेश्चन है, किस अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? अगर कोई भी कॉग्निजेंस ऑफेंस दिखता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। बढ़ते हैं 67वें क्वेश्चन की ओर। परिवाद पर संस्थित समन्वय विचारणवाद में जहां अभियुक्त पर सम्मन जारी किया गया, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में अभियुक्त को दोषी मुक्त मिलेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि एफआईआर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की, परिवादी के पास में क्या विकल्प है? तो परिवादी के पास में इतने सारे विकल्प हैं कि वह पुलिस जो एसपी है उससे संपर्क कर सकता है, अपने निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है। ये 2 अधिकार उसको दे रखे हैं इसमें। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस ऑफिसर को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। अगर जो है वो व्यक्ति है वो 15 वर्ष या तो कम है या उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक है तो वो घर पर ही उससे मिलेगा, बाहर नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है। यह निम्नलिखित में से किस वाद में है? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। देखिए 71 71वां क्वेश्चन है कि मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है? वो है दंडाधिकारी के पास में, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास में, उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से। अब बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित? वो है 39 है। ठीक है, 73वां क्वेश्चन है कि ए अहमदाबाद में व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है, बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आए तो इसमें सेम आपको ध्यान रखना, एक तो जहां पर वो बंदा रह रहा है और जहां उसने ऐसा कोई रिलेवेंट एक्ट करा है जिससे अपराध हुआ है, दोनों ही जगह वह ऐसे कीमत के लिए वाद दायर कर सकता है। सिंपल शॉर्टकट। चलते हैं 74वें क्वेश्चन की ओर। सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा रेस जुडिकाटा प्रणय की संकल्पना से संबंधित? तो आपको ध्यान रखना, ये तो एक धारा 11 है और आदेश 35 है। 75वां क्वेश्चन है कि श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड रुपए 10,000 के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त आज्ञप्ति डिग्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी है। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले 10,000 की आज्ञप्ति प्राप्त करती है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है जिसमें संयुक्त आज्ञप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? तो श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त आज्ञप्ति को प्रति आज्ञप्ति के रूप में ही मानेगा। 76वां क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा। मैं बढ़ता हूँ 77वें क्वेश्चन की ओर। यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठा बोलता है तो इसे अधिवक्ता द्वारा कैसे निपटा जाए? शपथ पत्र भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी। पढ़ लेना आप आराम से। बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन की ओर। 79वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या सार दोनों पर हो सकती है, ये आप ध्यान रखिए। जो 80 क्वेश्चन है, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है शिकायत और लिखित कथन, कंप्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षकारों की मृत्यु, विवाह, दिवाली पर सकती है? तो आदेश 22। 82वां क्वेश्चन है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा में रेस जेस्टे सुसंगत तथ्य के सिद्धांत की चर्चा की गई है, तो वो है 6 में सब सुसंगत तथ्य। 83वां क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृत उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृत हो सकती है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 किस धारा संबंधित है? सेक्शन 19 में। न्यायिक साक्ष्य के लिए क्या तात्पर्य है? तथ्यों के प्रमाण या प्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है? तो है व्यंग्य चित्र, एक मानचित्र प्लान, कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है।
86वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा किस धारा में अंतर्गत दी गई? तो ये एविडेंस एक्ट के 113 ख में बताई गई है दहेज मृत्यु के बारे में। 113 के में आत्महत्या के बारे में बताई गई है और 113 ख में दहेज मृत्यु के बारे में बताई गई है। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? तो यह धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। 88वां क्वेश्चन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1998 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वायदार करने से संबंधित है? तो वह धारा 26। प्रतिवादी उस पर संबंध की तामील की तारीख कितने दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान ऑर्डर 8 पेश कर सकता है? तो 30 दिनों के भीतर। अपील 60 की होती है और जो लिखित में अगर आपको कोई बयान पेश करना होता है तो 30 दिन के होते हैं। विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में दोनों सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा आबद्ध नहीं होगा। 91 क्वेश्चन आता है अपना मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार संबंधित? वो है धारा 7। 92 क्वेश्चन आता अपना किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाही को समाप्त किया सकता है? तो अंतिम विभाजन पचाट, यह 1 और 3। अंतिम विभाजन पचाट और जहां पर मध्यस्थ प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश दिया हो। 1 और 3 दोनों इसका आंसर। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही में मध्यस्थ प्राधिकरण कोई भी निर्णय उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। 94 क्वेश्चन आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडिंग लाइट वाद लंबित रहते भरण पोषण का अधिकार धारा 24 में है और धारा 25 में जीवन निर्वाह भत्ता। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पति इस अवधि तक पागल हो। यदि किसी मुस्लिम महिला का 2 वर्ष से अधिक कोई उसका पति अगर पागल है तो वह तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। 96वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम महिला के पास में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधान द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला तलाक और तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 कौन सी धारा इससे संबंधित है? तो वह धारा है 5। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? तो जो है वो है बाल विवाह। द्विविवाह हमेशा शून्य होता है, प्रतिष्ठित संबंधों की कोटि में आने वाला शून्य होता है, सापेक्ष संबंध में आने वाला शून्य होता है, लेकिन जो बाल विवाह है वो शून्य नहीं होता। जब एक मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके बाद में वो शादी हो जाती है। 98 क्वेश्चन है अपना सापेक्ष संबंध से क्या तात्पर्य है? तो आपको बता दूं जो सापेक्ष संबंध है वो तीसरी पीढ़ी की माता में आना चाहिए और 5वीं पीढ़ी के पिता के रूप में होना चाहिए। सूचक प्रश्न आपको पता है क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रति परीक्षा में ही पूछे जाते हैं। अतिरिक्त न्यायिक सस्वीकृति से क्या तात्पर्य है? पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को की गई सस्वीकृतियां कहलाती है। ठीक है, सेक्शन 27 में है ये एविडेंस एक्ट में। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो ऐसे ही अपने प्रैक्टिस को बनाए रहिए और AIB में अपना झंडा गाड़ के आए, पास होके आए अच्छे नंबरों से, ताकि आपका अगला साल खराब ना हो, आपके आने जाने का समय बचे और आप एडवोकेट की प्रैक्टिस में एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके। धन्यवाद। और अगर वीडियो पर नए हो तो एक बात को ध्यान रखो, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर चीज में आपको मैं कुछ नया अपडेट देता रहूं। और अगर आपको कुछ जानना है, सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हो ताकि उस चीज पर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना के आपको दे सकूं। धन्यवाद।